रेगुलर नेक्स्ट टॉपिक आपका बॉन्ड आइडेंटिटी। ये पहचानना कि वास्तव में जो बंध है वो कौन सा है बेटा, बंध की पहचान करना कि सिग्मा बंध है तो कौन सा है, पाई है तो कौन सा है बेटा, ये पहचानना आपको। एग्जांपल से चलेगा ये सीधा बेटा। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया मीथेन का, CH4 का। तो कैसे होता है इसमें देखिएगा बेटा कि यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन का संतरण है sp3 और sp3 अगर संतरण है बेटा तो इसने कितने संतरित कक्षक बनाए होंगे, 4। और चारों संतरित कक्षक किस तरह से व्यवस्थित होंगे बेटा, चतुष्फलकीय रूप से 1 2 3 और 4। ये कार्बन के 4 sp3 संतरित कक्षक आ गए। अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं बेटा, कार्बन का तो संतरण हो गया, 4 sp3 संतरित कक्षक आ गए, किसके आए बेटा, कार्बन के। अब हाइड्रोजन के विन्यास की अगर मैं बात करूं तो बेटा होता है 1s1। ले लेके इसमें s में है 1 इलेक्ट्रॉन बेटा, और वो बेटा अच्छा कार्बन के 4 sp3 संतरित कक्षक आ गए बेटा। और कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 4 ही होते हैं बेटा। तो चारों में एक बार में एक-एक ये इलेक्ट्रॉन लगा देना। अब हाइड्रोजन जब इसके पास सहसंयोजी बंध बनाने के लिए आएगा तो अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा साझे का बेटा, और हाइड्रोजन का कौन सा आएगा, S आएगा। और S कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो हाइड्रोजन का S आया गोलाकार एक इलेक्ट्रॉन लेके बेटा। हाइड्रोजन का एक और आया S गोलाकार, हाइड्रोजन का एक और आया S गोलाकार, और हाइड्रोजन का एक और आया S गोलाकार। और ये जो सिचुएशन है बेटा आपको बताया है पहले भी कि संतरित कक्षक बेटा चाहे किसी के साथ भी आए हमेशा कौन सा बंध बनाता है, सिग्मा बनाता है। तो वास्तव में यहाँ जो चारों बंध बने हैं बेटा, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर बेटा, 4 sp3s सिग्मा बंध। क्या हो गए बेटा, 4 इसमें ये क्या है, sp3। अरे भाई ये क्या है, sp3, और हाइड्रोजन का क्या है, s। कार्बन का sp3, हाइड्रोजन का s, कार्बन का sp3, हाइड्रोजन का s, कार्बन का sp3, हाइड्रोजन का s, कार्बन का sp3, हाइड्रोजन का s। तो 4 sp3s बेटा यहाँ पर सिग्मा बंध अपने पास उपस्थित है। और उदाहरण देखिए, अगर मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया बेटा CF4 का, संकरण तो कार्बन का यहाँ भी क्या है बेटा, sp3 ही है, और sp3 है तो 4 संतरित कक्षक किसके बनेंगे, ये देखो ना 1 2 3 और ये 4 sp3 संतरित कक्षक आपने बना। थोड़ा सा साइड में बना लो बेटा, 1 2 3 ये 4 sp3 संतरित कक्षक बना दिए किसके कारण। अब बेटा फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, फ्लोरीन का विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p5। ये इसका संयोजी कोष बेटा, और संयोजी कोष के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब बात ये बेटा कि कार्बन के संयोजी कोष में ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों में इनमें लगा दिए बेटा। अब जब फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरीन बेटा मुझे ये बताइए, फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन जो है बेटा, फ्लोरीन सहसंयोजी बंध किसके द्वारा बनाएगा, सहसंयोजी बंध में बेटा ये वाला काम मिलेगा, यानी कौन सा कक्षक काम मिलेगा, p काम मिलेगा। तो देखो बेटा फ्लोरीन का p आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके और साझा करके सहसंयोजी बंध बना देगा। फ्लोरीन का p आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, फ्लोरीन का p आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, और फ्लोरीन का p आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके। और ये वाला जो है बेटा बोला ना आपको कि संतरित कक्षक भाग ले रहा है बेटा, तो संतरित में तो तय है कि वैसे भी सिग्मा ही बनेगा, सिग्मा ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो क्या आई बॉन्ड आइडेंटिटी बेटा, इसकी पहचान क्या है कि 4 sp3 और ये क्या बेटा p। sp3 किसका है, कार्बन का, और p किसका है बेटा, फ्लोरीन का बेटा। तो 4 sp3p सिग्मा बंध यहाँ पर उपस्थित है।
इसको बेटा ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस CF4 मैंने ऐसे लिखा, हाँ मुझे पता लग ही गया कि इसका संतरण क्या था, sp3, तो इसका तो sp3 काम आया, इसका p काम आया बेटा। तो वास्तव में sp3 p की कितनी स्थितियां हैं, एक स्थिति, दो स्थिति, तीन स्थिति और चार, तो sp3 p के 4 बार बेटा। क्या तरीका समझ आया आपको बेटा? नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में और एग्जांपल C2H4। हाँ बेटा C2H4, इसमें क्या कैटेगरी आएगी बेटा, इधर देखिएगा समझिएगा अच्छे से। C2H4 किस स्थिति में होता है, ये C2H4 समझना बेटा। ये वाला जो है हाइड्रोजन हमेशा देखो अगर एकल बंद होता है, तो मैं बताऊंगा आपको कि सिंगल बॉन्ड अगर होता है बेटा, चाहे सेम एलिमेंट को चाहे दो हो बेटा, तो सिंगल जो है सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल में बेटा ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई होता है। ये एक नॉर्मल कैटेगरी है बेटा कि जब सिंगल होता है एकल बंद होता है तो सिग्मा होता है, तो डबल होता है तो बेटा एक सिग्मा एक पाई होता है, और तीन अगर होते हैं ट्रिपल होता है तो एक सिग्मा और दो पाई होता है। ये एक नॉर्मल कैटेगरी होती है बेटा बंद होती है। तो यहाँ पर बेटा ये एकल है, ये सिग्मा है, ये एकल है सिग्मा है, एकल है सिग्मा है, ये सिग्मा है, और डबल में से एक सिग्मा है और एक पाई। एक्चुअली मैं बेटा आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, खासकर जिनकी जैसी ऑर्गेनिक स्पीशीज के लिए। ट्रिक ये है कि अगर कोई परमाणु 4 सिग्मा बंद बना हो, 4 सिग्मा, तो उसका संकरण जो है बेटा, उसका संकरण आएगा sp3। अगर 3 सिग्मा बना रहा हो तो संकरण आएगा sp2, और 2 सिग्मा बना रहा हो तो संकरण आता है क्या, sp बेटा। ये नॉर्मल है, 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा sp2 और 2 सिग्मा sp, ये नॉर्मल है। तो बेटा इसमें क्या आप गिनिएगा, इस कार्बन के लिए कितने सिग्मा बंद है, कितने सिग्मा, 1 2 और ये 1 सिग्मा, क्या रहा 3 सिग्मा sp। अगर आप बेटा इस कार्बन के लिए गिन रहे हैं, इस कार्बन के लिए, तो क्या कंडीशन आएगी गिनो बेटा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और तीसरा बेटा ये होता है, ये दोनों के बीच में तो दोनों का काउंट होगा, तो 1 2 और 3, इसका भी 3 है सिग्मा sp। अरे समझिए क्या। अब बेटा मैं इसको थोड़ा सा कक्षकों के रूप में बनाना चाहूंगा। भाई ये कार्बन sp2 संकरित है, कैसा है, sp2 संकरित। अब अगर ये कार्बन sp2 संकरित है बेटा, तो कितने संकरित कक्षक बनाएगा, ये बनाएगा बेटा 3 संकरित कक्षक। भाई एक s और 2 भी मिले, अगर मिलेंगे 3 तो बनेंगे भी कितने, 3 बनेंगे, 3 संकरित कक्षक बनाएगा बेटा, और तीनों संकरित कक्षक आपस में 120 डिग्री पर व्यवस्थित होंगे। 1 2 और 3, ये 3 संकरित कक्षक इस कार्बन के लगाए। अब बेटा इस कार्बन की मैं बात करूं, मुझे बताइए क्या ये वाला जो कार्बन है ये भी sp2 संकरित है, और sp2 संकरित है तो कितने संकरित कक्षक, 3 इसके आएंगे बेटा। 3 में से एक इस संकरित कक्षक के साथ मिल जाएगा और 2 ऐसे व्यवस्थित, और संकरित के साथ संकरित मिलकर के बेटा कौन सा बंध बनाएगा, ये बनाएगा सिग्मा बंध। कौन सा बंध बनाएगा, सिग्मा बना लेगा बेटा। ये इधर कौन आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का S काम आएगा, हाइड्रोजन का S, हाइड्रोजन का S और हाइड्रोजन का S। यहाँ तक की बातें क्लियर है बेटा। अच्छा ये जो बंध बने बेटा, ये भी कौन से बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर बेटा। अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो यहाँ पर बेटा क्या, इस शेयरिंग में बेटा कुल मिलाकर सिग्मा जो बंध बना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, ये भी सिग्मा 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 और सिग्मा। अगला आपको आराम से समझ लीजिए बेटा, कार्बन जो है यहाँ पर उसका संकरण है sp2, इसका मतलब ये कि एक S और कितने
पी काम आए, एक एस के साथ दो पी काम आए। अच्छा पी टोटल होते कितने, तीन, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अरे भैया पी के टोटल होते कितने, तीन होते हैं ना बेटा। कौन कौन सा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीन होते हैं बेटा। तीन में से काम कितना है, दो काम है। तो अभी एक पी इसमें क्या है, बाकी है, एक पी बाकी है बेटा। और जो पी बाकी है वो बेटा इन संकृत कक्षकों के लंबवत होता है। भाई एक एस और दो पी तो संकरण में काम आ गए। पी के टोटल होते कितने, तीन होते हैं बेटा। टोटल तीन होते हैं ना पी के, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। उसमें से दो तो संकरण में काम आ गए और फाइनली ये संकृत कक्षक बना रहा है। लेकिन एक पी अभी बाकी है और वो बेटा कैसी शेप का होता है, डंबल शेप का, और वो इनके लंबवत होगा, इसके लंबवत होगा। देखो ये डंबल शेप हो जाएगा। ऐसे ही एक पी इसके भी पास बाकी है, भाई इसमें भी sp2 है, sp2 मतलब एक पी इसके पास भी बाकी है, वो भी इसके लंबवत कुछ इस तरह से रहता है। अब ये जो सिचुएशन आई बेटा, मुझे बताइए ये दोनों भी आपस में समाक्षीय अतिव्यापन करने की स्थिति में कि समपार्श्विक? समाक्षीय में तो ये होता है, और अगर दोनों आपस में बेटा समानांतर आ जाते हैं तो ये कैसा अतिव्यापन करते हैं, समपार्श्विक। तो एक्चुअली ये क्या करेगा बेटा, ये इसके साथ समपार्श्विक अतिव्यापन करेगा और इसके साथ भी समपार्श्विक अतिव्यापन करेगा, और यहाँ जो बंध बनेगा क्या बनेगा, पाई। कितने पाई, एक ही है। अरे पाई मोड में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे आएगा। कितना पाई है, एक पाई बेटा। और इसी को प्रदर्शित करने का एक तरीका और है बेटा, देखिए कैसे प्रदर्शित करते हैं कि कार्बन लिखा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर क्या करते हैं, इस पाई को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का बादल ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन का बादल नीचे, ऐसे भी प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या हो गया बेटा, सिग्मा 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 और ये पाई। और हाँ इस पाई में कितने पाई है, पर एक ही पाई है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का बादल ऊपर है और एक इलेक्ट्रॉन का बादल नीचे है। ये जो बदलना है कौन सा बना पाई। मुझे बताइए कि कार्बन का यहाँ पर क्या काम आया, ये पाई बंद बनाने में पी काम आया, तो इसे मैं कहूंगा पी पाई बंद। क्या बोलूंगा, पी पाई बंद। तो इसकी फाइनल बॉन्ड आइडेंटिटी क्या होगी, फाइनल बॉन्ड आइडेंटिटी क्या क्या होगी, देखो कि कार्बन और हाइड्रोजन के लिए अगर मैं बात करूं, कार्बन और हाइड्रोजन के लिए, हाँ बेटा, कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का s, और कौन सा बंध बना बेटा, कौन सा बंध बना, सिग्मा। और ऐसे कितने, एक दो तीन चार, तो चार तो हो गए आपके पास में सिग्मा बंध, sp2s वाले, sp2s वाले चार सिग्मा बंध हो गए। अच्छा एक आपके पास हुआ कार्बन कार्बन का, जिसमें कार्बन का भी sp2 काम आया और दूसरे कार्बन का भी sp2 काम आया, sp2 और क्या हो गया, सिग्मा। और एक हुआ आपके पास में क्या, कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन इसका भी पी और इसका भी पी, इसका भी पी और इसका भी पी, और ये कौन सा बना, पाई बना। तो इसमें टोटल 5 सिग्मा बंध है और एक पाई बंध है, 5 सिग्मा एक पाई। 5 में से एक सिग्मा है sp2 के बीच में और 4 सिग्मा है sp2 के बीच में, और एक पाई है बेटा p पाई। कौन सा है, p पाई। अरे समझे क्या, वापस देखो इधर, इसको बताने का एक और तरीका बेटा, किसी की रेंज में बताऊं तो देखो इधर, ये सिग्मा हो गया, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, एक घेरा 5 सिग्मा, लेकिन 4 सिग्मा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, एक सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में, और एक पाई है कार्बन और कार्बन के बीच में। क्या ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को, किस तरह से बताया गया। नेक्स्ट एग्जांपल आता है बेटा, देखो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे चीजें और क्लियर होंगी बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल आता है आपका C2H2। फिर देखिएगा कि भाई कार्बन है, कार्बन के बेटा एक आपने हाइड्रोजन चिपका दिया, मुझे बताइए कार्बन कितनी सांद्रता प्रदर्शित करता है बेटा, 4 में से एक लगा दिया, तीनों ये एक साथ कार्बन के साथ, ये इस कंडीशन में आता है।
अब मुझे बताइए, सिंपल सी ट्रिक आपको बताई थी बेटा कि एकल बंद हमेशा क्या होता है, सिग्मा होता है, ये सिग्मा ये सिग्मा। और ट्रिपल में बेटा एक तो होता है सिग्मा और दो क्या होते हैं पाई बेटा। ट्रिपल में एक तो क्या होता है बेटा, एक होता है सिग्मा और दो क्या होते हैं पाई। अब मुझे बताइए कि इस कार्बन का संतुलन क्या है, इस कार्बन का आराम से सोच लीजिए। एक सिग्मा इधर हुआ और एक सिग्मा ये रहा बेटा। कितने सिग्मा, दो सिग्मा, दो सिग्मा मतलब sp। ऐसे ही अगर इस कार्बन का संतुलन मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन का संतुलन बेटा, तो एक सिग्मा लेफ्ट में एक सिग्मा राइट पे, कितने सिग्मा हुए, दो सिग्मा इसमें हो गए, फिर से बेटा क्या आ जाएगा sp संतुलन इसका। अगर sp संतुलन है तो बेटा मुझे बताइए कितने संतुलित कक्षक बने होंगे, दो। एक s और एक p मिलकर के दो sp संतुलित कक्षक बनाएगा और दो कक्षक आपस में अधिकतम कितने एंगल पे, 180 डिग्री पे व्यवस्थित होंगे बेटा। और 180 डिग्री पे व्यवस्थित कुछ इस तरह से ये एक कार्बन के लिए बना है। दूसरा कार्बन उसमें भी sp संतुलन है, ये दो ऐसे व्यवस्थित। इधर एक हाइड्रोजन चिपका हुआ और इधर भी एक हाइड्रोजन चिपका हुआ। इसका संतुलन भी sp और इसका संतुलन भी sp। अब अगर बेटा दोनों का संतुलन sp sp है, एक s और एक p काम आया, जबकि p के टोटल होते कितने, तीन। तीन में से काम कितना आ गया, एक p काम आ गया, तो कितने p बच गए, दो p बच गए। हर एक कार्बन के पास दो p बच गए और दोनों p बेटा इसके लंबवत होंगे और आपस में भी लंबवत होंगे। जैसे कि एक p मैंने बना दिया इसके लंबवत ऊपर और नीचे, देखो डबल शेप बना। और दूसरा p मैंने क्या बनाया, देखो बेटा ये पीछे और आगे, इस तरह से बना। भाई जो ये कुल मिलाकर जो मैंने डार्क वाला बनाया ना बेटा, ये प्लेन से बाहर आ रहा है, वो प्लेन के अंदर जा रहा है। सिचुएशन समझे क्या बेटा कि क्या कंडीशन है आपके पास में, ये तो नॉर्मल बेटा संतुलित कक्षक आ गया। संतुलित कक्षक के लंबवत एक p मैंने ये बना दिया, दूसरा लंबवत इस तरह के अंदर और इस तरह के बाहर आ गया। ऐसे ही बेटा मुझे बताइए कि इस कार्बन के भी संतुलन sp था, एक s और एक p काम आया, तो दो असंतुलित p बाकी है, दो असंतुलित p। मुझे बताइए यहाँ जो पाई बंद बनाया था वो किसने बनाया था, असंतुलित p ने बनाया। ये भी क्या था बेटा, असंतुलित p कक्षक था, असंतुलित p कक्षक। यहाँ पर आ जाइए, ये भी कैसा है, असंतुलित p कक्षक, ये भी असंतुलित p कक्षक। अरे एक s और एक p काम आया ना, दो असंतुलित बचे हुए हर एक कार्बन के पास, तो इसमें भी दो में लगा दूं, इसमें से एक आएगा ऊपर नीचे और एक आएगा बेटा आगे और पीछे। पीछे वाले को मैंने इस डैश से बता दिया और आगे वाले को इस मोटी लाइन से मैंने बता दिया। ठीक है, अब कंडीशन क्या कि ये ऊपर ऊपर वाले आपस में समाक्षीय करेंगे कि समपार्श्विक, समपार्श्विक। और ऐसे नीचे कितना पाई बन, एक पाई बन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का बाधन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन का बाधन नीचे। ऐसे ही जैसे ये ऊपर नीचे नीचे मिले, ऐसे ही बेटा ये पीछे पीछे और ये आगे आगे, ये भी आपस में कैसा अतिव्यापन कर लेंगे बेटा, ये भी आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे। तो कुल मिलाकर कैटेगरी क्या हुई बेटा, कोशिश करना एक बार समझने की कि हुआ क्या है फाइनली। देखिए ये कंडीशन आपके पास मैं ये ब्लू कलर, ठीक है, ये कंडीशन हो कि ये जो है यहाँ पर इन्होंने संतुलित कक्षकों ने बंद बना रखा, इन्होंने संतुलित कक्षक ये। अब दो पी इधर है, दो पी इधर है, ऐसा तो क्या होगा कि जैसे ब्लू ब्लू ऊपर वाले नीचे नीचे वाले, और ऐसे ग्रीन ग्रीन बेटा आगे वाले पीछे पीछे वाले। तो एक इलेक्ट्रॉन का बादल ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन का बादल नीचे, एक पाई बंद, एक इलेक्ट्रॉन का बादल आगे ग्रीन वाला और एक इलेक्ट्रॉन का बादल पीछे पाई बंद। तो इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन का बादल ऊपर नीचे आगे पीछे कुल मिलाकर चारों तरफ आ गया।
तो इलेक्ट्रॉन का बेटा फाइनली मैं इसमें सिलेंडर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ से कवर कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ सिलेंडर कर दिया बेटा। वापस आते हैं, मुझे बताइए कि इन दोनों के बीच में संतृप्त कक्षकों के बीच में कौन सा बंध बना? सिग्मा। संतृप्त हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा, संतृप्त हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा। एक इलेक्ट्रॉन का बादल ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन का बादल नीचे, कौन सा बंध बना? पाई। और एक इलेक्ट्रॉन का बादल आगे और एक इलेक्ट्रॉन का बादल पीछे, ये भी कौन सा बंध बना? पाई। यानी एक सिग्मा दो पाई। इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि H C, सिग्मा लगा दिया, H लगा दिया, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। फिर क्या करते हैं, इसके चारों तरफ बेटा ऐसे बना देते हैं सिलेंडर, और ये दो इसमें पाइबल दर्शा देते हैं। अरे बात समझिए क्या? तो कुल मिलाकर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बादल ऊपर नीचे भी आ गया और आगे पीछे भी आ गया बेटा, इसमें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब इसकी बोर्ड आइडेंटिटी बताओ, आप बंध की पहचान बताओ, आराम से सोच लीजिए। दो है किसके? CH के, उसमें इस कार्बन का संकरण sp और हाइड्रोजन का है, दो सिग्मा बनते हैं। अच्छा, एक सिग्मा है कार्बन कार्बन के बीच में, sp। अच्छा, दो क्या है? पाई है, कार्बन कार्बन के बीच में ही है बेटा, दो पाई है कार्बन कार्बन के बीच में, कौन से? p और, क्योंकि ये भी p कक्षक है, ये भी p है, तो pp के बीच में बनेगा, तो मैं उसे क्या बोलूंगा बेटा? p पाई p पाई। और ऐसे ही बेटा ये भी कौन सा था? p था बेटा, तो ये भी p पाई p पाई। अरे क्या स्थिति समझ आई क्या बेटा आप लोगों को? थोड़ी बहुत ये कंडीशन होती है इसके अंदर। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, SO3। हाँ बेटा, सल्फर के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? सल्फर के संयोजी कोष में होते हैं बेटा अपने पास में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। 3 ऑक्सीजन है बेटा, ये मैंने 3 ऑक्सीजन चिपका दिए, 1 2 3। अब होता क्या है बेटा इसमें, कितनी बार तो समझा दिया, फिर सुन लो भाई। डबल है, डबल में से एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। और आप बेटा VSEPR लगाओगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये जो सल्फर है इसका संकरण है sp2। क्या संकरण है? sp2। समझना मैं बेटा थोड़ा सा आपको डायरेक्टली बताने की कंडीशन बेटा, डायरेक्टली अगर इसका संकरण sp2 है, इस सल्फर का संकरण क्या है? sp2। तो बोर्ड आइडेंटिटी लिखूंगा मैं डायरेक्ट, देखना बेटा, पहला ना बोर्ड आइडेंटिटी में डायरेक्ट लिखूंगा, सिग्मा की लिखना होगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। आराम से देखना, इसका संकरण sp2। और ऑक्सीजन का क्या काम है? ऑक्सीजन का विन्यास लिख लो, क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। तो P4 अगर मैं लिखूं पूरा 1 2 3 और ये 4, ये इसका एक P काम आएगा। तो sp2 के साथ में ऑक्सीजन का क्या काम आएगा? एक दो और तीन। क्या डायरेक्ट लिखने का तरीका समझ आया कि sp2p का सिग्मा, sp2p का सिग्मा, sp2p का सिग्मा। ये तो मैंने क्या चिपकाया है? सिग्मा चिपकाया। अब मैं क्या लगाऊंगा बेटा? पाई लगाऊंगा। देखिएगा बेटा, संकृत कक्षक से क्या बनता है? सिग्मा। और काबिल एबिलिटी sp2 मतलब 3 संकृत कक्षक बने होंगे और 3 सिग्मा बना चुका। अब क्या बनाना है? पाई बनाना है। और संकृत कक्षक से सिर्फ सिग्मा बनता है, पाई नहीं बनता। तो
तो पाई में बेटा इसका संतुलित कक्षक तो काम नहीं आएगा, वैसे भी तीन थे, तीनों काम आ चुके। लेकिन मुझे बताइए बेटा, क्या इसके पास अभी भी एक पी असंतुलित बाकी है कि नहीं? सल्फर के पास भाई एक गैस और दो पी काम आए थे, लेकिन एक पी तो अभी भी बाकी है ना बेटा। और अगर एक पी इसके पास बाकी है तो वो किसमें काम आएगा? पाई बंद बनाने में काम आएगा। इसका क्या काम आएगा? पी, तो पी पाई। और ऑक्सीजन का भी क्या काम आएगा? पी काम आएगा। तो एक बंद कौन सा बना पाई में से बेटा? पी पाई, पी पाई। अब क्या भैया, अभी दो पाई और बनाने लगे, लेकिन पी तो खत्म हो गए, किससे? सल्फर के। अच्छा एक और चीज बता दूं बेटा कि ऑक्सीजन का तो पी ही काम आ सकता है, इसके अलावा इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टू ही होता ही नहीं। तो ऑप्शन तो मैं पहले ही लिख लूं, इसका तो पी ही काम आएगा। लेकिन सल्फर के साथ प्रॉब्लम आ गई ना बेटा, अब मैं क्या करूं? सल्फर के साथ जो प्रॉब्लम आई उसके लिए क्या करूं? अरे भाई sp2 एक गैस और दो पी तो संकरण में काम आ गए, उन्होंने अपने सिग्मा बंध बना के फ्री हो गए। एक पी बाकी था, वो पाई बंध बनाने में काम आ गया। अब दो पाई बंध में कहां से बनाऊं? तो बेटा ध्यान रखो कि सल्फर जो है वो थर्ड पीरियड का तीसरे आवर्त का तत्व है और उसके पास बेटा रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। कुल मिलाकर डी उपस्थित होता है 3s 3p और बेटा 3d होता है, चाहे वो रिक्त हो पर होता है। और बेटा इसके पास क्या उपलब्ध है? डी। तो ऐसे में बचे हुए पाई बंध बनाने में क्या काम मिलेगा? डी का मिलेगा। डी पाई, डी पाई और डी पाई, डी पाई। तो कुल मिलाकर बेटा SO3 में अगर मैं पाई बंध की आइडेंटिटी आपसे पूछूं तो क्या आएगा? एक तो आया पी पाई, डी पाई और दो क्या आ गए? डी पाई, डी पाई। डी किसका काम आया? एस का काम है। ऑक्सीजन के पास डी होता ही नहीं बेटा, क्या समझे? अच्छा संकरण क्या था? संकरण था बेटा sp2। तो sp2 जब संकरण था तो एक पी बाकी था, तो पहले तो वो काम आ गया, फिर बाकी पाई बंध कंप्लीट करने के लिए क्या काम में लेना पड़ा? डी काम में लेना पड़ा। स्थिति क्लियर है बेटा? अगला पॉइंट क्या आ जाता है इसके अंदर कि कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आना चाहिए कि भाई डी तो 5 उपलब्ध होते हैं, 5 में से आपने दो ही डी क्यों काम में लिए? आप तो इसको भी डी काम में ले लेते हैं। तो बेटा बात यह आती है कि डी और पी अगर दोनों उपलब्ध हो उसमें से पहले पी काम होता है। क्यों? क्योंकि पी की ऊर्जा डी की तुलना में कम होती है। दिगंची क्वांटम संख्या, क्या आपको थोड़ा बहुत याद है बेटा? दिगंची क्वांटम संख्या, दिगंची क्वांटम संख्या ये बोलता है कि बेटा L की वैल्यू, बेटा L की वैल्यू SPDF में L की वैल्यू बेटा 0 1 2 3 होती है और एनर्जी बेटा अगर ये चारों सेम हो तो वास्तव में सबसे कम इसकी। तो P और D दोनों जब उपलब्ध हो तो पहले क्या काम आएगा? P काम आएगा, क्योंकि P की ऊर्जा कम है और वो सिस्टम को स्थायित्व प्रदान करेगा। तो जब तक P उपलब्ध है तब तक P काम आएगा, फिर D की शुरुआत होगी। अरे समझे क्या बेटा? और देखो, और देखिएगा, अगर मान लीजिए मैंने उदाहरण लिया होता CO2 का, कार्बन संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन ऐसे व्यवस्थित, डबल में से एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। हाँ बेटा अब बताओ, 2 सिग्मा है, संकरण क्या है? S। क्या है बोलो? संकरण sp। तो क्या होगा भाई? sp संकरण है तो एक s और एक p दो संकरण कक्षक, उसमें से इसका sp, इसका p, इसका sp और इसका p का ये। अब बात आती है किसकी बेटा? पाई बताओ। मुझे बताइए कि ऑक्सीजन का सिर्फ कौन सा काम आ सकता है? पी ही काम आ सकता है, क्योंकि उसके पास डी होता है। यहां मुझे बताइए कि इसका संकरण क्या है? इसका संकरण है sp। अगर sp संकरण है तो एक s और एक p काम आया, एक s और एक p काम आया।
अरे कितने पी बाकी है? 2 पी बाकी है। 2 में से एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। अरे समझेगा क्या? यानी इसमें कितने पाई बंद है? 2 पाई बंद है। कौन से? पी पाई पी पाई पी पाई। कुछ आया क्या समझ में बेटा? मान लीजिए मैंने उदाहरण लिया एक्स ई ओ। जीवन संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? संयोजी कोष में 1 2 3 4 5 6 7 8 3 ऑक्सीजन है। तीनों डबल के लगेंगे इसमें बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस। अब बता दो, अब तो बता दो बेटा कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। कितने पाई? 3 पाई। कितना तो बता सकते हो बेटा? अब क्या करोगे बेटा? सीधा क्या देखोगे? इसका संतुलन। संतुलन के लिए बेटा 3 सिग्मा एक नोड पे है बेटा। बीएससीपीआर से तो sp3 संतुलन आएगा इसका। अगर sp3 संतुलन है तो बेटा sp3p का सिग्मा, sp3p का सिग्मा, sp3p का सिग्मा। अब बचा क्या? पाइप। कितने पाइप पूरे करने हैं? 3 करने हैं। देखिए कैसे करूंगा। हाँ, ऑक्सीजन के साथ तो कुछ कर ही नहीं सकते, पी ही काम आएगा। अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास में। किसके रेस्पेक्ट में? ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। अच्छा, इसका संतुलन क्या बताया? sp3। यानी संतुलन में ही एक S और तीनों पी काम आ गए। और कितने संतुलित कक्षक बने? 4 बने। 4 में से 3 ने सिग्मा बंद बना दिया और बेटा एक में ये लोन पे पड़ा रहता है। अरे भैया एक संतुलित कक्षक तो है ना इसका बेटा, इन 4 में से 3 ने तो सिग्मा बना दिया और एक में क्या पड़ा रहता है? लोन पे पड़ा रहता है बेटा। ये इसका लोन पे बाकी था ना, तो संतुलित कक्षक में रहता है। तो 4 में से 3 आ गए। अच्छा, लेकिन बात ये कि sp3 में एक S और तीनों पी काम आ चुके। क्या इसके पास असंतुलित पी कक्षक बाकी है क्या? नहीं है। और जब असंतुलित पी कक्षक बचा ही नहीं है तो क्या काम मिलेगा? डी काम मिलेगा, मजबूरी है। तो ये तीनों पाई कैसे हो गए? डी पाई पी पाई। डी किसका? जिनन का। पी किसका? ऑक्सीजन का। डी पाई पी पाई और डी पाई। तो बेटा छोटी सी ट्रिक दिमाग में आनी चाहिए कि अगर sp3 संतुलन है और आपको पाई बंद बनाना है, कौन सा पाई? तो बेटा शुरुआत ही डी से होगी। इसका तो डी काम आएगा, पड़ोसी का कुछ भी काम है, इसका क्या काम आएगा? डी काम आएगा। जनरली पड़ोसी ऑक्सीजन होता है, इसमें मैंने यहाँ पर पी चिपका दिया। जनरली पड़ोसी क्या होता है? ऑक्सीजन। उसके हिसाब से मैंने पी चिपका दिया। अगर संतुलन sp2 है तो पहले तो काम आएगा पी पाई, ये मैंने ऑप्शन ले लिखा, और सेंट्रल एटम का पी काम आएगा। और उसके बाद और जरूरत पड़ी तो फिर डी की शुरुआत होगी। अगर संतुलन sp3 है तो sp3 संतुलन होने पर sp है तो कितने पी बाकी है इसके पास? 2 पी बाकी है बेटा। कितने पी बाकी है? 2 पी बाकी है। और 2 पी बाकी है तो पहला तो पी ही काम आएगा और दूसरा भी कौन सा काम आएगा? पी ही काम आएगा। और उसके बाद डी की शुरुआत होगी। क्या कुछ आया क्या समझ? थोड़ा बहुत बेटा। अगर sp3 है तो बेटा सीधा डी शुरू करेगा। अगर sp2 है तो एक पी बाकी का पी से शुरू करेगा। और sp है तो 2 पी बाकी, 2 पी आएंगे, फिर डी की शुरुआत होगी। अरे क्या कुछ आया क्या समझ बेटा? देखिए डायरेक्ट अगर मुझे एग्जांपल चिपकाना होता, अगर डायरेक्ट, तो देखिए मैं कैसे सोल्व करता। देखो SO3 में डायरेक्ट सोल्व करके बताता हूँ, फिर और एग्जांपल अपन देखेंगे बेटा। हाँ SO3 बेटा, ये आपने जो इलेक्ट्रॉन लिखे ये बना दिया, ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब 3 आपके पास में सिग्मा है और 3 आपके पास में क्या है? पाई है बेटा। और मुझे पाई वाली आइडेंटिटी बतानी है। किसकी? पाई की बतानी है। मुझे बतानी है कि ऑक्सीजन का तो परमानेंट क्या कौन सा काम आएगा बेटा? पी ही काम आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास डी होता ही नहीं है बेटा, डी होता ही नहीं इसके पास। अच्छा, इस सल्फर का हाइड्रेशन क्या है? अरे बोलो sp2 है बेटा। कितना पी बाकी है? 1 पी बाकी है 3 में से, तो वो तो पी आएगा पहले। अब 2 पाई बंद और बनाने, तो बेटा किसकी शुरुआत होगी? डी की
शुरुआत होगी, यानी इसमें एक पी पाई और दो डी पाई है। ये मैंने किसकी आइडेंटिटी बताई, इसमें पाई बंद वाली आइडेंटिटी आपको बताई बेटा। मान लीजिए SO2 के लिए मैं पूछता आपसे कि इसमें कितने पी पाई कितने डी पाई है बेटा। एक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ PO4 3- का बेटा, एक आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ NO3- का, और एक आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ H2SO4 का। ठीक है, नंबर से चलते हैं अपन। पहला अपन लेते हैं SO2 बेटा। तो SO2 की जो कैटेगरी आएगी इसके अंदर SO2 की बेटा, ये SO2 की कैटेगरी जो है बेटा, ये SO2 की कैटेगरी में सल्फर के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो भाई 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 में से सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, तो ये लो बेटा 2 ऑप्शन आपने चिपका दिए। इन दोनों ऑप्शन के चिपकाने के बाद में आप बेटा कितने सिग्मा कितने पाई, सिग्मा पाई 2 पाई बन रही है, कितने 2। और मैं पाई की आइडेंटिटी पूछ रहा हूं आपसे, सिर्फ पाई की, तो ऑप्शन का तो पी ही काम आ सकता है, ऑप्शन का पी ही काम आ सकता है। अब आप चले जाओगे इसके संकरण पे, मुझे बताइए इसका संकरण वेस्पर थ्योरी पे चले जाइए। अरे क्या आया, sp2 ही संकरण आएगा इसका, sp2 है तो अभी एक पी बाकी है इसके पास, तो वो तो ये काम आएगा। अच्छा, लेकिन एक पाई और बनाना है तो क्या काम आएगा, डी काम आएगा। तो इसमें क्या रहा, एक पी पाई रहा और एक क्या रहा, डी पाई बेटा। क्या SO2 का एग्जांपल समझ आया बेटा आप लोगों को। एक एग्जांपल क्या बताया आपको बेटा मैंने, PO4 3- फास्फोरस के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5। 3- है, यानी 3 ऑप्शन सिंगल के चिपका दोगे और एक ऑप्शन डबल का चिपकाओगे बेटा। कितने सिग्मा, 1 2 3 4 और एक पाई है, 4 सिग्मा 1 पाई बेटा। मैं आपसे आइडेंटिटी किसकी पूछ रहा हूँ, पाई वाले की पूछ रहा हूँ बेटा। अच्छा, ऑप्शन का तो परमानेंट है बेटा, तय है कि ऑप्शन में कौन सा काम आएगा, पी ही काम आएगा, डी होता ही नहीं उसके पास। अब बात करेंगे इसके संकरण की सीधे, इसका संकरण आपको मिलेगा sp3। अगर sp3 संकरण है तो एक है तो तीनों पी काम आ चुके, और अगर तीनों पी काम आ चुके तो इसको मजबूरी में पाई में कौन सा काम में लेना पड़ेगा, डी काम में लेना पड़ेगा। कौन सा पाई नोड है इसमें, डी पाई पी पाई, और कितना है, एक ही है बेटा, सिर्फ एक ही है। कुछ आया क्या समझ, NO3- संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 5। 5 में से एक ऑप्शन माइनस का लगेगा, एक डबल का लगेगा। दूसरा डबल का मत लगा देना, क्योंकि संयोजकता 5 हो जाएगी नाइट्रोजन की, और दूसरे आवर्त की संयोजकता 5 नहीं हो सकती, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ऐसे में यहाँ जो बल लगेगा कौन सा लगेगा, उपसहसंयोजी। कुल मिलाकर बेटा आपके पास में 1 2 3 सिग्मा है और एक पाई है। अच्छा, पाई में बेटा ऑप्शन का परमानेंट कौन सा काम आता है, पी काम आता है बेटा। अब मैं इसकी बात करूं तो इसका संकरण आएगा sp2। क्या एक पी बाकी है क्या, बिल्कुल है बेटा, कौन सा, पी पाई। जबकि यहाँ पर बेटा अगर मैं H2SO4 की बात करूं, हाँ बेटा, सल्फर संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 बेटा। OH लगेगा इसमें, और क्योंकि ऑप्शन बेटा यहाँ पर द्विसंयोजी हो चुका, तो यही बात खत्म हो गई, सिंगल वाला लगेगा, क्योंकि वास्तव में 2 संयोजकता नहीं, और बाकी जो 2 ऑप्शन है वो आपने डबल के लगा दिए। मुझे बताओ बेटा, अगर मैं बात करूं सल्फर ऑप्शन के बीच के बंधों की, या पूरे की बात करने चलूं, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, सिग्मा पाई। अच्छा, मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ बार-बार, पाई की आइडेंटिटी पूछ रहा हूँ, बाकियों की नहीं पूछ रहा। तो ऑप्शन का तो पी ही काम आएगा, इसका संकरण निकालोगे आएगा sp3। 4 सिग्मा हो गए ना इसके सराउंडिंग में बेटा, sp3। ये सिग्मा सल्फर का ऑप्शन है इसका, ठीक है ना। हाँ, sp3। अगर sp3 है तो बेटा मुझे बताओ क्या p बाकी है क्या, है ही नहीं, p है ही नहीं बेटा इसके पास में। अगर p नहीं है तो कौन सा काम मिलेगा, d काम मिलेगा। ये भी d पाई p पाई, ये भी d पाई p पाई, तो 2 इसमें d पाई p पाई आते हैं। इसमें एक ही था, कौन सा, p पाई p पाई, इसमें भी एक ही था, लेकिन कौन सा, d पाई p पाई। इस तरह से बॉन्ड आइडेंटिटी बतानी होती है बेटा। क्या कंडीशन समझ आई आपको। थोड़ा एक सवाल तो आपको सॉल्व करना है, क्या SO3 2- इसकी आपको बॉन्ड आइडेंटिटी जो है वो क्लियर करनी है।
SO3 2 माइनस की क्या बताती है, बॉन्ड आइडेंटिटी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद में ये चालू करूं उससे पहले एक क्वेश्चन बेटा, SO3 2 माइनस इसकी बॉन्ड आइडेंटिटी, भाई सल्फर है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके वैलेंस शेल में। हाँ बेटा, अब वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन में से एक ऑक्सीजन ये हुआ, एक ऑक्सीजन ये हो गया बेटा, एक ऑक्सीजन डबल का, और ये आ गया आपका लोन पेयर बेटा। ये सिचुएशन होती है इसमें। अब आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं बेटा कि ओवरऑल कितने सिग्मा, 3 सिग्मा है बेटा और एक लोन पेयर है। 4 संकरित कक्षक आ गए, संकरित कक्षक कुल है 4 बेटा। भाई क्या रहा कुल मिलाकर मुझे बताइए, AB3L1 4 संकरित कक्षक है, तो संकरण क्या हो जाएगा, sp3 संकरण इसका हो जाएगा बेटा। sp3 संकरण हो गया आपका। अब sp3 संकरण है और साथ में अगर देखा जाए तो 3 सिग्मा और एक पाई बंद है बेटा। मुझे बताइए कि पाई बंद में बेटा ऑक्सीजन का तो परमानेंट p ही काम आ सकता है क्योंकि उसके पास d होता ही नहीं है बेटा। ठीक है। अब कंडीशन क्या कि सल्फर की अगर मैं बात करूं, इसका संकरण आप देख चुके हो कि sp3 है, यानी एक s और तीनों p आपके बेटा संकरण में काम आ चुके हैं। 4 संकरित कक्षक बनाए, उस 4 में से 3 ने सिग्मा बंध बना लिए और एक संकरित कक्षक में लोन पेयर पड़ा हुआ है। अब बेटा तीनों p जो है वो संकरण में काम आ चुके, लेकिन एक p बाकी है बेटा, तो वो सॉरी तीनों p संकरण में काम आ चुके, तो p नहीं बचा, तो ऐसे में बेटा क्या काम मिलेगा, d काम मिलेगा। कौन सा बनेगा ये, d पाई p पाई, कौन सा बनाएगा, d पाई p पाई बेटा। क्लियर है स्थिति आपको। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में बंद ऊर्जा या बंद वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा। कुल मिलाकर बहुत सिंपल वे में मैं अगर आपको बोलूं कि मान लीजिए बेटा A और B है, इनके बीच में जो बंध है बेटा, इसे तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी उसे अपन क्या बोल देंगे, बंध वियोजन ऊर्जा बेटा। समझे क्या बात को, एक सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से मैं बोलूं। और अगर मान लीजिए बेटा आपके पास में पूरा मॉलिक्यूल है, पूरा अणु है बेटा, तो इस बंध को और इस बंध को तोड़ने में जो ऊर्जाएं काम आएंगी बेटा, कि मान लो इसमें x1 काम आई, इसमें x2 काम आई, तो ओवरऑल क्या करेंगे, इन दोनों का क्या ले लिया जाएगा, औसत ले लिया जाएगा और वो उसके अपन बंध वियोजन ऊर्जा बोल देंगे बेटा। बात समझे क्या, बंध ऊर्जा या बंध वियोजन ऊर्जा से क्या मतलब है कि ओवरऑल बेटा बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा हो जाएगी एक तरह से बेटा। अरे समझे क्या भाई। अब कंडीशन क्या है इसके अंदर बेटा कि ओवरऑल इसको फैक्टर अफेक्टिंग कि किन फैक्टर से बंध ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा बेटा, वो अपन को देखना है इसमें। देखिएगा सबसे पहला बेटा इसमें आ जाता है, पहले मैं आपको बता दूं कि मान लो ये था, तो इसे ये मान लीजिए ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, रिक्वायर्ड मिनिमम जो एनर्जी है, इसे मैं क्या कह दूंगा, बंध वियोजन ऊर्जा। अगर एक से ज्यादा है, इसके लिए x1 है, इसके लिए x2 है, तो बेटा क्या होगा, x1 प्लस x2 का जो औसत ले लोगे उसे आप इसकी बंध वियोजन ऊर्जा कह दोगे बेटा। ठीक है। अब बात आती है कि बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम कैसे निर्धारित होगा, तो बेटा ओवरऑल क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला फैक्टर इसमें लगेगा
कौन सा? साइज का। ध्यान दीजिए कि बंद वियोजन ऊर्जा जो है बेटा, बंद ऊर्जा जो है वो साइज के व्युत्क्रमानुपाती होगा। पहले नंबर पे ये देखना आपको बेटा। अब खुद सोचिए कि एक छोटी स्टिक और एक बड़ी स्टिक है बेटा, किसे तोड़ना आसान होता है? छोटी स्टिक को कि बड़ी को? बड़ी स्टिक को तोड़ना ज्यादा आसान है। तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे बंद वियोजन ऊर्जा जो है बेटा वो कम होती चली जाएगी बेटा। पहला फैक्टर आपको यही देखना है। सेकंड फैक्टर क्या है बेटा कि मान लीजिए अगर आवर्त समान है, आवर्त क्या है? समान। अगर आवर्त समान हो तो बेटा बंद ऊर्जा में पीपी का ज्यादा होगा। कौन सा? पीपी समाक्षीय, जो क्या बंद बना रहा हूं? सिग्मा बंद बना रहा हूं बेटा, बजाय किसके बेटा? एसपी के और ये बेटा। और इसका कारण है बेटा, इसका कारण है इसका दिशात्मक गुण का बेटा होना। वास्तव में दिशात्मक गुण पी में ज्यादा होते हैं बजाय किसके? एस के। और पी में दिशात्मक गुण ज्यादा होने की वजह से बेटा ओवरऑल पी ज्यादा अच्छे से अतिव्यापन कर पाता है। और ज्यादा अच्छे से अतिव्यापन करेगा तो ऐसे में बेटा वहां पर जो बंद की ऊर्जा बनेगी वो की क्या होगी? ज्यादा होगी बेटा, क्योंकि ज्यादा अच्छे से अतिव्यापन करेगा बंद मजबूत बनेगा और उसे तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी बेटा। तीसरी कंडीशन क्या है बेटा कि पाई बंद में सबसे ज्यादा होगी डी पाई की, उससे कम होगी डी पाई पी पाई की, और सबसे कम होगी पी पाई की। इसे भी रटना नहीं है, समझो बेटा। जब पाई बंद बना रहा है तो बेटा समाक्षीय अतिव्यापन है कि समपार्श्विक? समपार्श्विक अतिव्यापन है बेटा। इसमें ऐसे अतिव्यापन होगा समपार्श्विक पीपी में। अगर बेटा एक पी है और दूसरा डी है, मुझे बताइए क्या डी की ये वाली जो लोब आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये वाली लोब बेटा, क्या इसकी और ये अधिक दिशात्मक है क्या बेटा इसकी तुलना में? अरे इस पी की तुलना में देखो एक पी तो कॉमन ही आ गया, लेकिन ये जब डी आया इस पी की जगह तो क्या ये अधिक दिशात्मक है बेटा? इसकी ओर ज्यादा डायरेक्टेड है। ऐसे में ये इससे ज्यादा अच्छे से अतिव्यापन करेंगे तो यहाँ पर बेटा मजबूत बंध बनेगा इसकी तुलना में। जब डी पाई आएगा तो एक डी और दूसरा डी बेटा कुछ इस तरह से अतिव्यापन करते हुए देखे जाएंगे, जिसमें ये वाली दोनों लोब जो हैं बेटा ये भी इसकी ओर दिशात्मक है, और ये वाली जो लोब है बेटा ये भी इसकी तरफ दिशात्मक होके हुई आ रही है बेटा। अरे पी में तो बेटा बिल्कुल स्ट्रेट थे ना दोनों के दोनों बेटा, ये ज्यादा दिशात्मक और ये और भी ज्यादा दिशात्मक आ गया तो यहाँ अतिव्यापन और भी ज्यादा होगा, बंध ज्यादा मजबूत बनेगा, बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और भी ज्यादा हो जाएगी बेटा। अरे कंडीशन समझे क्या बेटा? लेकिन ध्यान दें ये खास बात मैं कब बोल रहा हूँ? जब आवर्त समान हो, इसमें भी बेटा और इसमें भी, दोनों में ही ये बात लागू होती है कि ये जो मैं कह रहा हूँ बेटा ये आवर्त समान होने की कंडीशन में। एक और चीज मैं बता दूं बेटा, यहाँ जो मैं खास डिस्कस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ किसके लिए? जब सिंगल बॉन्ड वाली कंडीशन आ जाए। कौन से बॉन्ड वाली बेटा? सिंगल बॉन्ड वाली कंडीशन, एकल बंध वाली कंडीशन डिस्कस कर रहा हूं मैं। अगर कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अगर कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो कंडीशंस बेटा बहुत नॉर्मली सिंपल सी बात है कि नॉर्मली जनरली क्या होता है बेटा, देखो अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरली क्या होता है? जनरली बेटा सिंगल बॉन्ड से बंध ऊर्जा किसकी ज्यादा होती है? डबल की। और डबल से ज्यादा किसकी होती है बेटा? ट्रिपल की। अरे भाई एक बंध तोड़ोगे यहाँ, दो तोड़ने पड़ेंगे यहाँ, तीन तोड़ने पड़ेंगे तो आवश्यक ऊर्जा ज्यादा होगी बेटा। तो एक जनरल ओवर और कंडीशन तो ये होती है बेटा। तो ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सब किसके लिए कर रहा हूँ बेटा? सिंगल बॉन्ड के लिए, कि वास्तव में दोनों तत्वों के बीच में मैंने कैसा बंध माना है? सिंगल बॉन्ड माना है। एकल बंध मानते हुए मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ कि आकार बढ़ा तो बंध वियोजन ऊर्जा कम। जब आवर्त समान आ गया, दूसरा ही आवर्त आ गया सब में, तो पीपी फिर एसपी फिर एसएस बेटा। पीपी ज्यादा क्यों? क्योंकि पी जो है एस की तुलना में ज्यादा दिशात्मक है, और जब वो समाक्षीय अतिव्यापन कर रहा होगा बेटा तो उसमें ज्यादा दिशात्मक होने के कारण ज्यादा मजबूत बनेगा। फिर डी में भी ऐसी कंडीशन आई बेटा। अरे बात समझे क्या? नेक्स्ट जो फैक्टर आता है इसमें वो है
एकांकी युग्म की उपस्थिति व विद्युत ऋणता में अंतर भी बंद वियोजन ऊर्जा को प्रभावित करता है, परंतु एकांकी युग्म मतलब लोन पेयर मात्र द्वितीय आवर्त के तत्वों पर ही प्रभावी परिवर्तन कर पाएगा। हाँ बेटा, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझना। एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं। नाइट्रोजन संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि कोई नाइट्रोजन बेटा इस तरह से बंधित है, ठीक है। एक लोन पेयर इसके पास बाकी है और एक लोन पेयर इसके पास बाकी है बेटा। भाई 3 संयोजकता होगी, एक लोन पेयर हो गया, 3 संयोजकता होगी, एक लोन पेयर हो गया। ऐसे ही फास्फोरस भी है बेटा। अब एकल बंध ये लिया मैंने और एकल बंध ये ले लिया, दोनों एकल बंध है। बात ये आती है इसके अंदर बेटा कि इसके ऊपर लोन पेयर है। एकांकी युग्म इसके पास भी है बेटा, एकांकी युग्म इसके पास भी, इसके पास भी है। होगा क्या कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आपस में बेटा इनमें आकर्षण होगा कि रिपल्शन? अरे भाई ओवरऑल बताइए, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन? आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण होगा बेटा। और यहाँ पर जो प्रतिकर्षण है किसका? लोन पेयर का प्रतिकर्षण जो है बेटा, एकांकी युग्म लोन पेयर का जो प्रतिकर्षण है वो कैसा होता है? प्रभावी हो जाता है। और इन दोनों के बीच में अगर प्रतिकर्षण प्रभावी हो जाएगा तो बेटा ये साथ रहना चाहेंगे कि दूर रहना चाहेंगे? दूर रहना चाहेंगे बेटा। और ऐसे में इनके बीच का जो बंध है वो बेटा स्ट्रोंग होगा, मजबूत बनेगा कि दुर्बल हो जाएगा? वास्तव में ये बंध जो है बेटा ये कंपैरेटिवली कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा बेटा, इस लोन पेयर रिपल्शन के कारण। यहां प्रॉब्लम क्या हुई? अच्छा, रिपल्शन तो यहां भी था, लेकिन यहां बात ये हुई बेटा कि दोनों फास्फोरस जो है इनकी आकार बड़ा है बेटा, और बड़े आकार होने की वजह से कंपैरेटिवली इन दोनों लोन पेयर का प्रतिकर्षण प्रभावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वैसे ही दूर हो गए बेटा। यहां मैं क्या लिखूंगा कि बड़े आकार फास्फोरस के बड़े आकार के कारण लोन पेयर प्रतिकर्षण प्रभावी नहीं हो पाएगा। जो लोन पेयर रिपल्शन है ना बेटा, वो प्रभावी नहीं हो पाएगा। रिपल्शन तो है पर इतना इफेक्टिव नहीं है बेटा। तो ऐसे में इस बेचारे की जो बंध ऊर्जा है, बंध वियोजन ऊर्जा जो है बेटा, वो क्या रह जाएगी? कम रह जाएगी। अरे बात समझे क्या बेटा आप लोग? क्लियर है बेटा स्थिति कि लोन पेयर रिपल्शन से कुल मिलाकर बंध ऊर्जा कम होगी, दुर्बल हो जाएगा बेटा। लेकिन उसका प्रभाव सिर्फ किस पर आएगा? दूसरे आवर्त के तत्वों पर बेटा। बाकी आवर्त में क्या होगा कि अगर लोन पेयर उपस्थित भी होगा 2 एडजेसेंट परमाणुओं पर बेटा, तो अभी उसका प्रभाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा इनकी कंडीशन में बड़ी साइज पर लोन पेयर दूर रह जाते हैं, उनका प्रतिकर्षण प्रभावी नहीं होता। अच्छा, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं बेटा कि ये प्रतिकर्षण का प्रभाव आने के लिए दोनों बेटा निकटवर्ती परमाणुओं पर, दोनों पर लोन पेयर होने चाहिए। जैसे अगर मैं ये कहूं बेटा, ऐसे मान लो HF मैंने बनाया, मान लो मैंने क्या बनाया? HF बेटा, और इस पर लोन पेयर है और इस पर लोन पेयर नहीं है,
तो मुझे बताइए क्या इसका लोन पेयर जो है, जब इस पर लोन पेयर है ही नहीं तो क्या यहाँ पर कोई प्रतिकर्षण है क्या बेटा? नहीं है। अरे भाई यहाँ पर कोई लोन पेयर रिपल्शन इसमें नहीं आया। क्यों? क्योंकि निकटवर्ती परमाणुओं पर लोन पेयर नहीं है बेटा। चाहो तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा कि ये पढ़ने के बाद में एक परमाणु पर लोन पेयर होता है तो भी लगाने की कोशिश करते हैं वाला नियम, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है ना? तो यहाँ क्या लिखूंगा, क्रमागत परमाणुओं पर एकांकी युग्म की उपस्थिति। ठीक है ना बेटा? अगर एक पर है और एक पर नहीं है तो फिर कोई रिपल्शन वहां पर नहीं आ पाएगा बेटा। क्लियर है स्थिति बेटा? नेक्स्ट क्या जाता है, ईएन डिफरेंस वाली बात बेटा, कि HF है, HCl है, HBr है और HI है बेटा। तो इनमें हो क्या रहा है वास्तव में कि विद्युत ऋणता का ईएन का जो डिफरेंस है बेटा, विद्युत ऋणता का अंतर वो कम होता जा रहा है। और विद्युत ऋणता का अंतर अगर कम हो रहा है तो इनकी बंध वियोजन ऊर्जा जो है वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है बेटा। एक काम और कह सकते हो आप इसमें, अगर देखो तो HF से HI की तरफ आकार भी तो बढ़ता जा रहा है बेटा, और आकार बढ़ने के कारण भी, साइज बढ़ने के कारण भी बंध वियोजन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो एक चीज ये क्लियर हुई कि अगर ईएन डिफरेंस ज्यादा होता तो बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा हो जाती। अगर ईएन का डिफरेंस ज्यादा होता तो बंध वियोजन ऊर्जा क्या होती बेटा, ज्यादा हो जाती। तो ये लोन पेयर का और ईएन डिफरेंस का इफेक्ट है बेटा। क्लियर है सबको बेटा? कोई प्रॉब्लम? एक बहुत स्पेशल बात मैं आपको बोल दूं कि होमोडाइएटॉमिक स्पीसीज अगर है, ध्यान दीजिए, वो भी कैसी, सिंगल बॉन्डेड, समद्विपरमाणविक, वो भी सिंगल बॉन्डेड, तो वहां पर बेटा मैक्सिमम जो बॉन्ड एनर्जी है, अधिकतम बंध ऊर्जा जो है वो बेटा HH की मानी गई है। चाहे वो कार्बन कार्बन हो बेटा या और कोई आ जाए बेटा, HH की बंध वियोजन ऊर्जा सबसे ज्यादा मानी गई सिंगल बॉन्डेड होमोडाइएटॉमिक, जब दोनों परमाणु समान है। और बेटा सिंगल बॉन्डेड में HF जो है ये बेटा होमोडाइएटॉमिक नहीं है, कैसा है, हेट्रोडाइएटॉमिक बेटा। ध्यान दीजिएगा, कैसा है, हेट्रोडाइएटॉमिक की कैटेगरी है बेटा, ये अलग कैटेगरी है बेटा। तो हेट्रोडाइएटॉमिक में से HF जो है वो उसकी बंध वियोजन ऊर्जा HS से ज्यादा होती है। होमोडाइएटॉमिक में मैक्सिमम कौन है बेटा, HH है बेटा, होमोडाइएटॉमिक में सिंगल बॉन्डेड में बेटा, लेकिन उससे भी ज्यादा किसकी होती है, HF की। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, कुछ समस्थानिक का प्रभाव भी है बेटा। एक्चुअली बेटा ट्रिटियम जो होता है वहां बंध वियोजन ऊर्जा ड्यूटेरियम से और ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ये चीज और ध्यान रखना, ये समस्थानिक का प्रभाव है कि HS से ज्यादा बंध वियोजन ऊर्जा बेटा होती है किसमें, ड्यूटेरियम से, और ड्यूटेरियम से ज्यादा होती है ट्रिटियम में। ये इनके बेटा समानित मास, रिड्यूस मास से आता है, खैर वो अपने लेवल पे नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना अपन को कि बंध वियोजन ऊर्जा HS से ज्यादा ड्यूटेरियम से, और ड्यूटेरियम से ज्यादा किसकी होती है, ट्रिटियम की बेटा। क्लियर है स्थितियां बेटा आपको? अब बेटा ओवरऑल देखो, एक अगर मैं पीरियडिक टेबल वाइज इसमें चलने की कोशिश करूं थोड़ा सा, सारी कंडीशन कौन सी ले रहा हूं, सिंगल बॉन्डेड, कौन सी, सिंगल बॉन्डेड बेटा। ठीक है ना? चीज क्लियर कर दूं वैसे मैं आपको कि सही मायने में क्या है, कार्बन संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये सिचुएशन होती है एग्जैक्टली। तो ठीक है, बाकी मैं नॉर्मल लिख के चल रहा हूँ। सेल्फ अंडरस्टूड है कि इसमें भी वही कंडीशन है बेटा जो मैंने यहाँ 3 वैलेंसी इसकी और 1 इसकी लिखी है ना बेटा। ऐसे ही नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 1 मैंने इधर बना दिया, ये 3 वैलेंसी
एक लोन पेयर, एग्जैक्ट तो ये है। अब सेल्फ अंडरस्टूड है, फॉस्फोरस भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल इसी के जैसा। ठीक है, आगे भी ऐसा ही बेटा। समझ जाओगे ना बेटा। अब देखिए बेटा, सारी चीजें अप्लाई करते हुए चलते हैं। मुझे बताइए कि बॉन्ड एनर्जी बंद ऊर्जा के क्रम में क्या बताया था मैंने सबसे पहले कि साइज देखनी है। साइज बढ़ने के साथ बंद को तोड़ना आसान होगा, बंद ऊर्जा कम होती चली जाएगी। तो वास्तव में बेटा कायदे से क्रम ये होना चाहिए, किसका? बंद ऊर्जा या बंद वियोजन ऊर्जा का। लेफ्ट टू राइट जाने के साथ में आकार क्या होता है? याद करिए पीरियडिक टेबल आवर्त सारणी बेटा, नहीं तो आप सुन लो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार कम होता है, और आकार कम होने के साथ में बंद ऊर्जा क्या होनी चाहिए? जवाब दो भाई, बढ़नी चाहिए। अगर आकार कम हो रहा है तो बंद वियोजन ऊर्जा बढ़नी चाहिए। रुको, अभी मत बनाना, बाद में बनाना, थोड़ा रुक के बेटा, ये होना चाहिए। लेकिन क्या बोला कि खासकर दूसरे आवर्त के तत्वों में लोन पेयर का रिपल्शन प्रभाव डालेगा। और बेटा लोन पेयर या तो यहां पर है, इसमें एक एक लोन पेयर, इसमें दो दो, और उसमें तीन तीन लोन पेयर बेटा। और लोन पेयर के रिपल्शन से बंद ऊर्जा क्या होगी बेटा? बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? अरे जवाब तो दो, कम हो जाएगी। तो ऐसे में बेटा क्या स्थिति आएगी ओवरऑल कि बंद ऊर्जा बेटा यहां पर मुझे बताइएगा कि क्या होगी? लोन पेयर रिपल्शन के कारण कम हो जाएगी। खास बात यही तो बेटा मुझे खास डिस्कस करना था एक बार। अच्छे से देखिए आप कि कार्बन कार्बन की बोरोन से भी ज्यादा है, सिलिकॉन सिलिकॉन से भी ज्यादा है, और इधर नाइट्रोजन नाइट्रोजन से भी ज्यादा आ गई बेटा। और इसकी इस बंद वियोजन ऊर्जा ज्यादा होने के कारण ही, बंद वियोजन ऊर्जा ज्यादा होने के कारण ही इसमें श्रृंखलन का गुणधर्म पाया जाता है। किसका गुणधर्म बेटा? श्रृंखलन का गुणधर्म देखने को मिलता है। अरे बेटा बहुत सिंपल तरीके से सीखो इस बात को। अरे चैन बनानी है अपन को, श्रृंखला बनानी है। बहुत सारे बच्चे आपस में आएंगे और चैन बनाएंगे, श्रृंखला बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? एक से दूसरा का हाथ पकड़ा, तीसरे का हाथ पकड़ा, ऐसे तो चैन बनती है बेटा। अब अगर मान लो कि एक से जो दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ ये ही दुर्बल है, तो आगे बेटा चैन बन पाएगी क्या? नहीं, जब तक आगे बढ़ोगे तब तक ये टूट जाएगा। तो अगर ये बंध मजबूत हुआ तभी तो आगे चैन बन पाएगी। और बेटा यहाँ पर सबसे अच्छा किसमें आ रहा है आपका? संयोजकता भी इसमें बेटा 4 तक जा सकती है कार्बन की, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और बंध ऊर्जा भी ज्यादा है, तो इसी वजह से बेटा कार्बन में आपको श्रृंखलन का गुणधर्म देखने मिलता है। तो ऑर्गेनिक में जो चैन आप देखते हो बेटा, किसकी देखते हो? कार्बन की। कारण क्या है? क्योंकि इसकी बंध विभाजन ऊर्जा ज्यादा है बेटा। भाई लेफ्ट टू राइट साइज कम होने के कारण ज्यादा आ गया, और आगे वालों के लिए कम रह गया बेटा। क्यों? क्योंकि उसमें लोन पे रिपल्शन आ गया बेटा। अरे समझे क्या भैया? एक और बात देखते रहो अभी। मुझे बताइए कि इसका लोन पे रिपल्शन है बेटा, दूसरा आवर्त सिर्फ यही है। अरे भैया ये सेकंड पीरियड का मेंबर है, ये थर्ड पीरियड के मेंबर आ गए। क्या समझाया था कि वास्तव में लोन पे रिपल्शन का प्रभाव सिर्फ किस पर आता है? सेकंड पीरियड के मेंबर पर आता है बेटा। थर्ड फोर्थ पीरियड पर नहीं आएगा, क्योंकि इनका बड़ा आकार है। लोन पे रिपल्शन प्रभावी नहीं हो पाएगा, तो बंध वियोजन ऊर्जा इसकी कम होगी। और कम होके कहां पहुंचता है? फास्फोरस वाले से नीचे। ऐसे ही इसकी भी कम होती है, किससे नीचे? सल्फर से नीचे बेटा। और यहाँ 3 लोन पेयर हैं बेटा,
और भी छोटे आकार पर 3 लोन पेयर बेटा बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाता है, ये ब्रोमीन से भी नीचे आ जाता है बंध वियोजन ऊर्जा के मामले में। तो वास्तव में बंध वियोजन ऊर्जा हैलोजन में बेटा सबसे ज्यादा किसकी है? अरे बोलो भैया, Cl मतलब Cl2 की, उसके बाद में Br2, उसके बाद में F2 और उसके बाद में I2। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। ऑक्सीजन की सल्फर से कम, नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम, वो फिर डेटाबेस है कि कौन कितना कम चला गया बेटा। क्या ये कंडीशन समझ आई बेटा आप लोगों को? जवाब दो बंध वियोजन ऊर्जा वाली बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला पॉइंट बेटा कि लोन पेयर रिपल्शन का प्रभाव सिर्फ कहां पर आएगा? सेकंड पीरियड में। बंध वियोजन ऊर्जा उसकी कम हो जाती है बेटा, ध्यान दे मैं बोल रहा हूं, आगे सवाल में काम आएगी कि लोन पेयर रिपल्शन का प्रभाव सिर्फ कहां पर आएगा? सेकंड पीरियड में। बाकियों में क्या करना है कि लेफ्ट टू राइट साइड क्या होती है बेटा? कम होती है, तो बंध वियोजन ऊर्जा बढ़नी चाहिए। चलिए आते हैं अपन बेटा सवाल के ऊपर। ठीक है भैया, सवाल है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आपको बताना है, बंध ऊर्जा का क्रम आपको बताना है बेटा। पहला अभी तो बताया था क्या कि सबसे ज्यादा Cl2, फिर Br2, फिर F2, फिर I2। जस्ट पीछे एक्सप्लेन किया इसको, ये भी अभी एक्सप्लेन किया बेटा आपको कि यहाँ पर बंध वियोजन ऊर्जा कम रह गई लोन पेयर रिपल्शन के कारण, और इसकी भी कम रह गई लोन पेयर रिपल्शन के कारण बेटा। नेक्स्ट बेटा चेक करते हैं किस तरह से लिखूंगा। देखो, कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, थोड़ा सा सोल्व करने का तरीका देखिएगा बेटा इसमें। भाई यहां पर तो लोन पेयर वाला कोई केस था ही नहीं कार्बन में बेटा, तो ये कम हो गई, हुई कि नहीं? जवाब दो भैया। अब कंडीशन क्या है बेटा कि मुझे बताइए, भाई पहले आपने साइज वाला फैक्टर दे दिया, तो ऐसे में कार्बन कार्बन वाले की बंध वियोजन ऊर्जा यहाँ पर क्या हो गई? मैक्सिमम पे आ गई, पहले नंबर पे। अब यहाँ लेफ्ट टू राइट है, माना कि इन पे लोन पेयर होता है, लेकिन लोन पेयर रिपल्शन का प्रभाव सिर्फ दूसरे आवर्त के तत्वों में आता है, तीसरे आवर्त के तत्वों में नहीं आता। तो फिर साइज वाला फैक्टर देखोगे, लेफ्ट टू राइट साइज कम होगी, तो बंध वियोजन ऊर्जा क्या होगी बेटा? बढ़ेगी, बढ़ेगी। यानी क्लोरीन क्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा फास्फोरस फास्फोरस से ज्यादा, और फास्फोरस फास्फोरस की सिलिकॉन सिलिकॉन से ज्यादा। यानी ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर आ जाएगा। क्या स्थिति क्लियर हुई बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट है ऊपर से नीचे आकार बढ़ेगा, बंध वियोजन ऊर्जा क्या होगी बेटा? कम होती चली जाएगी बेटा। ड्रैगो रूल में भी बताया था ये वाला केस, यहाँ भी बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी, यहाँ भी बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी। अरे लोन पेयर वाला कोई केस यहाँ नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि पड़ोसी परमाणु पर लोन पेयर नहीं है बेटा, हाइड्रोजन पे लोन पेयर थोड़ी था बेटा। समझाया था कार्बन कार्बन से ज्यादा HH की, भाई इसमें होता है 1s बेटा, और इसमें होता है 2p। ठीक है, तो ऐसे में क्या कंडीशन आएगी बेटा कि साइज वाला फैक्टर इसमें आ जाएगा, छोटी साइज में रहता है पहले कोश में, तो छोटा आकार है बेटा। लेकिन अगर दोनों परमाणु अलग है तो बेटा ऐसे में इसकी विद्युतीनता में अंतर बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पर इसकी बंध वियोजन ऊर्जा HH से भी ज्यादा देखने को मिलती है बेटा। नेक्स्ट है बेटा, चेक करिए 1, ये पूरा सेकंड और ये पूरा थर्ड। तो पहले डोमिनेंट फैक्टर साइज का ये पहले नंबर पे, और 1 2 3 4 5 ये 5वें नंबर पे, ये तो तय। अब इन तीनों में बेटा अगर आवर्त समान है, दूसरा 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 दूसरा, तो PP अगर कुछ नहीं बोला हो तो समाक्षीय माना जाता है। अगर कुछ नहीं बोला हो तो कौन सा मानते हैं बेटा? समाक्षीय के कंपैरिजन की बात चलती है इसमें, क्योंकि ये सारे सिग्मा बॉन्ड वाले हैं बेटा। ठीक है, तो ऐसे में दूसरे नंबर पे कौन जाएगा बेटा? पहले पे वो रहा, फिर SS जाएगा कि PP, फिर SP। बेटा सिंगल से ज्यादा डबल और डबल से ज्यादा ट्रिपल, दोनों P, एक D और 2D बेटा, ज्यादा डायरेक्शनल है तो यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा होगी। अब इसको पहचानने का तरीका एग्जाम में,
भाई कार्बन नॉर्मली 4 से जाता है, पूरी करता है। नाइट्रोजन में लोन बेटा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो तो यहाँ लोन पेयर बचा हुआ रहता है बेटा, और यहाँ कितने 2 लोन पेयर बचे हुए रहते हैं बेटा। बंध वियोजन ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी बेटा, कम होगी बेटा। पहले समझे कि नहीं, यहाँ भी ऊपर से नीचे साइड बढ़ रही है, बंध वियोजन ऊर्जा क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी बेटा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। अच्छा उससे पहले एक और सवाल है भाई, ऊपर से नीचे आकार बढ़ेगा, बंध वियोजन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। यानी लिथियम की बंध वियोजन ऊर्जा सोडियम से ज्यादा होती है। इसका बंध ज्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सोडियम। तो ये वास्तव में लिथियम हार्ड होता है, जबकि सोडियम जो है बेटा वहां पर वीक बॉन्ड है, इसलिए सोडियम जो है वो सॉफ्ट होता है। सोडियम को चाकू से काट सकते हो, लिथियम को नहीं काट सकते। अरे बंध दुर्बल है, टूट जाएगा आसानी से, कट जाएगा, और ये जल्दी से नहीं टूटेगा बेटा। एक सवाल है, संकलन के गुणधर्म का क्रम पूछा गया आपसे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। वास्तव में बंध वियोजन ऊर्जा जो है बेटा वो ऊपर से नीचे कम होती है, जो इसमें भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया है। भाई इसका तो कोई मामला ही नहीं बनता, एबनॉर्मल से ऑर्डर है दोनों। इन दोनों में से जो टिक होने वाला है वो है सेकंड। एग्जैक्ट ऑर्डर यही है बेटा संकलन का, कि जर्मेनियम बेटा और एसएन जो है इसमें सिमिलर होता है। और एक और खास बात कि पीबी आता है, पीबी में संकलन का गुणधर्म बेटा होता ही नहीं है। पीबी जो है ना बेटा उसमें संकलन का गुणधर्म होता ही नहीं है बेटा। क्लियर है आप लोगों को बेटा ये वाले?